हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम 14 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप केवल देखते बस हैं इस लेक्चर को, आंसर नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त नहीं है। तो दोस्तों, आप आंसर जरूर दीजिएगा। स्टडी कर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आज का मोटिवेशन है, पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाएं। जी हाँ, कभी अगर हमें असफलता मिलती है तो हमें उसका पछतावा नहीं करना है, बल्कि एक और कोशिश करनी है। अगर फेल हो जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल्स यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। कार्लोस अल्कारेज जो हैं वो स्पेन के टेनिस के खिलाड़ी हैं। उनकी उम्र अभी 19 साल है और 19 साल की उम्र में उन्होंने यूएस ओपन अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, कार्लोस अल्कारेज का यह पहला ग्रैंड स्लैम है और उन्होंने फाइनल में नॉर्वे के जो कैस्पर रूड थे उनको हराया था। तो ये दो इमेज दिख रही हैं, ये हैं कार्लोस अल्कारेज और ये हैं नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूड। तो कार्लोस अल्कारेज ने कैस्पर रूड को हराया है। दोस्तों, कार्लोस अल्कारेज इस जीत के साथ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। एटीपी रैंकिंग टेनिस से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं उनकी रैंकिंग होती है, तो नंबर 1 पर अब कौन पहुंच गए हैं? कार्लोस अल्कारेज। पिछले 32 साल के इतिहास में अगर हम देखें तो यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कारेज। उन्होंने 19 साल की उम्र में यूएस ओपन अपने नाम किया है। यूएस ओपन की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन 23 अगस्त से 12 सितंबर 2022 के बीच न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया है। दोस्तों, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में, विंबलडन की शुरुआत 1877 में और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। इनका क्रम इसी प्रकार से होता है, यानी साल में जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में होता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन लंदन में और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है। 2022 में पुरुष सिंगल्स के जो विजेता है वो कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने और विंबलडन नोवाक जोकोविच ने और यूएस ओपन कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। इसके अलावा महिला सिंगल्स की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 एशले बार्टी ने जीता था और इसके अलावा फ्रेंच ओपन इगा स्विएटेक ने जीता है और विंबलडन किसने जीता है? 2022 का एलेना रायवकीना ने जीता है और यूएस ओपन इगा स्विएटेक ने जीता है। तो दोस्तों, इन सभी विजेताओं को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 में महिला सिंगल्स यानी वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नाम है उनका इगा स्विएटेक। क्या नाम है दोस्तों? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक की बात करें तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में ट्यूनेशिया की ऑन्स जेब्यूर को हराकर यह खिताब जीता है। तो ये है कौन? इगा स्विएटेक और ये है ऑन्स जेब्यूर। तो इगा स्विएटेक ने किसको हराया है? ऑन्स जेब्यूर को हराया है। इगा स्विएटेक की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। इससे पहले उन्होंने 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। दोस्तों, 2022 के यूएस ओपन के विजेताओं की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल कार्लोस अल्कारेज, महिला एकल इगा स्विएटेक ने जीता है, मेंस डबल राजीव राम अमेरिका के और जो सेलिसबरी ब्रिटेन के हैं तो इन्होंने मेंस डबल्स का खिताब जीता है। वुमेन्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं तो इन्होंने वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता है। इसके अलावा मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है? जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो ये सभी विजेताओं को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसका विषय क्या है? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। दोस्तों, जो वर्ल्ड डेयरी समिट है इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। किसने किया था दोस्तों?
पीएम मोदी ने। यह समिट 12 से 15 सितंबर 2022 तक चलेगा। दोस्तों इस सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और भारत में 48 साल बाद वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हुआ है। इससे पहले 1974 में हुआ था और अब 2022 में हो रहा है। दोस्तों भारत दूध का बड़ा उत्पादक देश है और जो दुनिया में अगर 100% दूध का उत्पादन होता है तो उसमें 23% हिस्सेदारी किसकी है? इंडिया की है। देश में हर साल करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस युद्धपोत को लॉन्च किया गया है? दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट 70A आया है नाम, तो ए का मतलब है अल्फा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 70A के तहत जो ए युद्धपोत लॉन्च किया गया है उसका नाम है तारागिरी। क्या नाम है दोस्तों? तारागिरी। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है युद्धपोत तारागिरी। तो दोस्तों मुंबई में इसका जलावतरण यानी पानी में इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब 1 साल तक इसका परीक्षण होगा, फिर इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा तो इसके नाम के आगे INS जुड़ जाएगा। यह जो युद्धपोत है ये स्टेल्थ फ्रीगेट है और यह देश का 5वां स्टेल्थ फ्रीगेट है। दोस्तों स्टेल्थ फ्रीगेट का मतलब यह होता है कि ऐसा युद्धपोत जो कि राडार को चकमा दे सकता है। यानी अगर पाकिस्तान कभी राडार के माध्यम से इस युद्धपोत को देखना चाहे, उसकी लोकेशन जानना चाहे, तो कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि यह राडार को भी चकमा दे सकता है। तो जो स्टेल्थ फ्रीगेट होते हैं वो राडार को चकमा देने वाले युद्धपोत होते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नौसेना की बात आई है तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक्स्ट्रा नॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रणावत हैं। NBA के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह है। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं और इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। और देश के मेंटर अभियान जो कि दिल्ली में चलाया गया है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री वार्ता जो है वो कहां पर हुई है? टोक्यो में हुई है। तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप पर। ऐप को डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो इसका PDF मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टोक्यो होगा। तो इस बैठक में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने और S जयशंकर ने हिस्सा लिया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और S जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तो इन दोनों मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इसी प्रकार से जापान के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होंगे उन्होंने हिस्सा लिया होगा, ठीक है। तो दोनों देशों के सेनाओं के बीच एक युद्ध अभ्यास पर सहमति बनी है, यानी दोनों देशों की जो वायु सेना होगी उनके बीच एक नया युद्ध अभ्यास शुरू होगा। वो कौन सा? लड़ाकू अभ्यास। यानी इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? लड़ाकू अभ्यास रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच चीन को रोकने पर भी चर्चा की गई है, यानी दोनों देश किस प्रकार से चीन के विस्तार को रोकें इस पर भी चर्चा की गई है। जापान की बात आई है तो राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहे हैं शिंजो आबे। तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों आप मैप में जापान को देख सकते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। और जापान की जो सीमा है वो किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर सी ऑफ जापान है। तो ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। बाकी रसिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना इसी के आसपास के देश हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हैं, नोट करना है। अगला प्रश्न है, गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जो गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच कहां पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और कौशल का प्रदर्शन करते हुए खड़गा कोर ने पंजाब के पटियाला में गगन स्ट्राइक का आयोजन किया है। किसका किया है दोस्तों? गगन स्ट्राइक का। तो इसमें किसने किसने हिस्सा लिया है? भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है। ये फ्लैग जो देख रहे हैं ये भारतीय सेना का है और ये भारतीय वायुसेना का है। भारतीय सेना की बात आई है तो इसका गठन स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। थल सेना उपाध्यक्ष कौन है यानी उप प्रमुख कौन है? BS राजू हैं। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ था। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं वो वायुसेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के कुल राजस्व में 2021 की इसी अवधि की तुलना में अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 38%। यानी दोस्तों अगस्त 2021 में से लेकर के और अगस्त 2022 तक के अगर हम रेलवे के राजस्व की बात करें तो उसमें 38% की वृद्धि हुई है। अगस्त 2022 के अंत में जो भारतीय रेलवे को राजस्व प्राप्त हुआ है वो है लगभग 95,486 करोड़ रुपए। और इसके अलावा अगर हम 2021 के राजस्व की बात करें इतने ही समय में तो वो था 26,271, यानी 26,271 करोड़ रुपए से लेकर के और अब राजस्व कितना पहुंच गया है? 95,486 करोड़ रुपए। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? 38% की वृद्धि हुई है राजस्व में। किसके? रेलवे के राजस्व में। यात्री यातायात से लगभग 25,276 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है इंडियन रेलवे को। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है? संजय चंदर। कौन है दोस्तों? संजय चंदर जो हैं वो RPF के डायरेक्टर जनरल हैं यानी महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा 12 सितंबर को। दोस्तों आप ये ग्लोब देख पा रहे हैं और यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, यानी विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा जो है इस पूरे ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये उत्तरी ग्लोब है और ये दक्षिणी ग्लोब है। तो दोस्तों ये जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस है इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित देश हैं ये आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, ठीक है। ये जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश हैं ये क्या करें? आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। तो यह दिवस कहलाता है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो दक्षिण क्षेत्र में स्थित देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में हमने 11 सितंबर को राष्ट्रीय शहीद वन दिवस मनाया है और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 सितंबर को मनाया गया है। चूंकि जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है ये सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया गया है तो 2022 में यह 10 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस कब मनाया है? 9 सितंबर को। तो ये हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस हैं, इनको भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो कहां पर खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा हरियाणा में। कहां पर खोला जाएगा दोस्तों? हरियाणा में। तो हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, ठीक है। राखीगढ़ी गांव की बात करें तो यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व का एक हड़प्पा संस्कृति का स्थान है। यानी कि जो राखीगढ़ी है दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ एक स्थान है। संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। यानी इस संग्रहालय में 5000 साल पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कलाकृतियां हैं उसको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1963 में राखीगढ़ी की खुदाई की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा इससे। और इसके प्रमुख स्थल कौन है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा YSR कल्याणमस्तु
और YSR शादी तोहफा बेहबाह सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। यह योजना 1 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। जो YSR कल्याणमस्तु योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और YSR शादी तोहफा योजना के तहत जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी शादी के समय। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1956 को की गई थी। आज का एक प्रश्न है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। PDF प्राप्त करना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगस्त माह का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका PDF भी मिल जाएगा ऐप पर। और जो हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो PDF है वो ऐप पर उपलब्ध है, तो आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। इसके अलावा इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।